के अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे। ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था। इनकाउंटर जाति, धर्म और कानून की धज्जियां उड़ाकर के हो रहे। अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। अगर वो जाति की बात करते हैं, अपनी जाति की बात करते हैं, तो 67 मुसलमान अपराधी मारे गए, 20 ब्राह्मण, 18 ठाकुर, 17 जाट गुजर मारे गए, 24 अति पिछड़ा मारा गया और 26 अन्य इनकाउंटर में मारे गए। जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। जिसके पास 35-40 केस है उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा, जिसके पास 1-2 केस है उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। हमारी खास पेशकश के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी उन एनकाउंटरों की जिन पर सियासी मुठभेड़ हो रही है। यूपी से महाराष्ट्र तक एनकाउंटर सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल की बात करें तो केवल यूपी में 20 दिन के अंदर 3 एनकाउंटर हुए हैं। इनमें से 2 सुल्तानपुर डकैती कांड के आरोपी थे और तीसरा एनकाउंटर आरपीएफ जवानों की हत्या के आरोपी का है। अभी एनकाउंटर यूपी में सियासी खींचतान का केंद्र बन गए हैं। यूपी का सुल्तानपुर हो, गाजीपुर हो, उन्नाव हो या फिर महाराष्ट्र का बदलापुर, 4 शहरों से जुड़े 4 एनकाउंटर में एक बात कॉमन है, मुठभेड़ पर सवाल। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक मुठभेड़ पर राजनीतिक एनकाउंटर। एक एक करके आपको सारी बात बताएंगे, लेकिन शुरुआत उस वारदात से करते हैं जो 28 अगस्त को हुई। जगह थी सुल्तानपुर। घंटाघर चौक पर सर्राफा की दुकान में दिन दहाड़े लुटेरे घुस गए। तस्वीरों में देखिए, 2 दुकानदार बैठे हुए हैं, सामने 2 ग्राहक भी हैं। सबसे पहले एक लुटेरा अंदर घुसता है, फिर एक एक करके दूसरे, तीसरे और चौथे लुटेरे की एंट्री होती है। सभी ने या तो कपड़े से या हेलमेट से अपना चेहरा छिपा रखा है। हाथों में पिस्तौल है। थोड़ी देर में 5वां लुटेरा भी आ जाता है। कुल मिलाकर 5 लुटेरे दुकान में जमकर लूटपाट मचाते हैं। अब जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और 2 नामों को याद कर लीजिए, क्योंकि मुठभेड़ पर जो राजनीतिक एनकाउंटर शुरू हुआ इन्हीं 2 नामों पर हुआ। फिरोजी रंग की शर्ट में जो लुटेरा दिख रहा है वो मंगेश यादव है, जबकि सफेद शर्ट में आप अनुज प्रताप सिंह को देख रहे हैं। सुल्तानपुर डकैती कांड का आरोपी मंगेश यादव 5 सितंबर को एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मारा गया। उस पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। कहा गया कि पहले मंगेश ने गोली चलाई, फिर बचाव में पुलिस को गोली चलानी पड़ी। जबकि अनुज प्रताप सिंह को 23 सितंबर को उन्नाव में हुई एक मुठभेड़ में एसटीएफ ने ढेर कर दिया। अनुज के साथ उसका एक और साथी भी था जो बच निकला, लेकिन मुठभेड़ में घायल अनुज को अस्पताल में डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। इस बीच एक और एनकाउंटर हुआ। यूपी के गाजीपुर में 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश मोहम्मद जाहिद मारा गया। मोहम्मद जाहिद उर्फ सोनू पटना के पास फुलवारी शरीफ का रहने वाला था। 19 से 20 अगस्त की रात आरपीएफ के 2 सिपाही जावेद खान और प्रमोद बाड़मेर गुवाहाटी एक्सप्रेस में अवैध शराब की तस्करी को रोकने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान शराब तस्करों ने दोनों पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट के बाद उन्हें चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया था, जिसमें दोनों कर्मियों की मौत हो गई थी। ये बहुत ही शातिर अपराधी था। इसके विरुद्ध कई मुकदमे पूर्व के शराब एक्साइज के एवं अपहरण आदि के वहाँ पर दर्ज थे और बहुत ही लंबे समय से ये यहाँ पर, इसको बूट लेगिंग कहते हैं, शराब तस्करी का काम ये करता था इस पूरे रूट पर। और जब से हमारी ये कार्रवाइयाँ हुई हैं, विभिन्न कार्रवाइयाँ, तब से इस पूरे रूट पर शराब तस्करी पर काफ़ी रोक लगी है और अभी हमें इस पर शराब तस्करी पर भी बहुत काम करना है और एवं इस केस से संबंधित कुछ अपराधी और शेष हैं
उनके विरुद्ध भी हम जल्दी ही उनको भी पकड़ के और उनके विरुद्ध भी हम कठोर कार्रवाई करेंगे। यानी यूपी में 3 एनकाउंटर हुए। मंगेश यादव जिस पर डकैती का आरोप लगा, अनुज प्रताप सिंह जिस पर डकैती का आरोप लगा और मोहम्मद जाहिद जिस पर चलती ट्रेन से पुलिसकर्मियों को फेंककर हत्या कर देने का संगीन आरोप लगाया गया। और तीनों ही एनकाउंटर के बाद राजनीतिक मुठभेड़ भी शुरू हो गई कि किसी को भी किसी के जान लेने का अधिकार नहीं है। जान लेने का अधिकार तो या तो भगवान को है, या तो न्यायालय को है, या कानून को है। कानून को ही है किसी को जान लेने का, और पुलिस को नहीं है। इसलिए जो भी एनकाउंटर हो रहे हैं ये विध संकर है, विरोध में है, कानून के विरोध में है। इस तरह का एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। कोई आदमी बहुत बड़ा शातिर हो, अपराधी हो, तो उसको कानून के दायरे में ला करके न्यायालय के माध्यम से उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करावे, फांसी की सजा दिलावे, मृत्युदंड करावे, आजीवन कारावास कराए। ये हमारे कानून में है, हमारे संविधान में है। देखिए, चूंकि जातिवाद को मुद्दा बनाया है अखिलेश जी ने, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। अगर वो जाति की बात करते हैं, अपनी जाति की बात करते हैं, तो 67 मुसलमान अपराधी मारे गए, 20 ब्राह्मण, 18 ठाकुर, 17 जाट गुजर मारे गए, 24 अति पिछड़ा मारा गया और 26 अन्य इनकाउंटर में मारे गए, जो सब अपराधी प्रवृत्ति के थे। इनके विषय में भी अखिलेश जी को बोलना चाहिए था। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर्स को लेकर राजनीतिक विवाद कोई नया नहीं है। योगी सरकार पर कई बार विपक्ष ने एनकाउंटर को लेकर हमला करने की कोशिश की है, लेकिन यूपी में एनकाउंटर्स हो रहे हैं और होते रहे हैं। ताज़ा मामला सुल्तानपुर में ज्वेलर्स की दुकान की डकैती का है, जहां पे यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ ने जब आरोपियों की तलाश शुरू की तो इसमें सबसे पहले मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ। मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद विपक्ष ने योगी सरकार पर जाति देख करके एनकाउंटर करने का आरोप लगाया, लेकिन यूपी पुलिस ने साफ किया कि किसी की जाति या धर्म देखकर नहीं, बल्कि अगर कोई आरोपी गिरफ्तार किए जाने की कोशिश में पुलिस वालों पर फायरिंग करेगा तो उस पर जवाबी फायरिंग की जाएगी, और इसी का नतीजा मंगेश यादव था। और इसी वजह से यूपी पुलिस रुकी नहीं। उसी सुल्तानपुर के भलल ज्वेलर्स के यहाँ डकैती के मामले में यूपी एसटीएफ ने उन्नाव में अनुज प्रताप सिंह को भी मार गिराया, और तब समाजवादी पार्टी ने कहा कि ये चूँकि बही खाता ठीक करने की कोशिश है, यानी कि पहले मंगेश यादव को मारा, और जब विपक्ष सरकार पर हमलावर हुई तो सरकार ने एक राजपूत यानी ठाकुर को एनकाउंटर में मार गिराया। और इसके बाद तीसरा वाकया हुआ गाजीपुर में, जहां पर 2 पुलिसकर्मियों को चलती ट्रेन से ढकेल कर उनकी हत्या करने के मामले में पुलिस ने एक एनकाउंटर किया और आरोपी जाहिद अहमद को मार गिराया। तो इस तरह से एक के बाद एक विवाद, और इन विवादों को लेकर आरोप प्रत्यारोप के बीच यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस लगातार अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए है। लखनऊ से कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया। वैसे सियासत बड़ी अजीब चीज है, किसी भी मुद्दे पर शुरू हो जाती है। अब यूपी में हुए एनकाउंटरों को ही लीजिए। जब मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ तो अखिलेश ने इसे जाति से जोड़कर सवाल उठा दिए। अब अनुज के एनकाउंटर के बाद सवालों के तीर अखिलेश की तरफ मुड़ गए हैं। अखिलेश को नसीहत दी जा रही है कि अपराधियों की जाति नहीं होती, तो अनुज के पिता कह रहे हैं कि अखिलेश की इच्छा पूरी हो गई। अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। सुल्तानपुर डकैती कांड के आरोपी अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर के बाद उसके पिता का बयान लगातार चर्चा में है। इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया, जिसके पास आखिर धर्मराज सिंह ने अपने बेटे अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर पर अखिलेश यादव के बारे में ऐसा क्यों कहा? हमने आपको पहले ही ये तस्वीर दिखाई।
कि 28 अगस्त को यूपी के सुल्तानपुर में हुई डकैती में मंगेश और अनुज का नाम आया था। दरअसल वारदात के बाद जब मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ तब समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया पर विवाद हुआ था। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा था, लगता है सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसीलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया और अन्य सपक्षीय लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जात देखकर जान ली गई। अब अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर के बाद उसके पिता अखिलेश यादव का नाम लेकर क्यों बयान दे रहे हैं, आप समझ गए होंगे। चलो, अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। जिसके पास 35-40 केस है उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा, जिसके पास 1-2 केस है उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। लेकिन यूपी में एनकाउंटर को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए हैं वो कहां तक जाएंगे? जब उनके किसी एक माफिया सागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो तब ये चिल्लाने लगते हैं। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। हमने यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह से पूछा कि एनकाउंटर के क्या नियम कानून होते हैं। धारा 34 से लेकर धारा 44 भारतीय न्याय संहिता और पुरानी इंडियन पीनल कोड की धारा 96 से लेकर के धारा 106 इंडियन पीनल कोड राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, तब तक आप बल प्रयोग न्यूनतम उतना कर सकते हैं जब आपकी या किसी अन्य की जान माल को गंभीर खतरा हो। न्यूनतम और तब तक कर सकते हैं जब तक कि यह खतरा मौजूद हो। इसको किया नहीं जाता है। यह कानून की परिधि में रहते हुए इसकी जो गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की, अगर एनकाउंटर होता है तो उसके बाद, और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की अगर एनकाउंटर होता है उसके बाद क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, किस प्रकार की जांचें होती हैं, किसी अन्य थाने से या किसी अन्य एजेंसी से जिसको की अधिकृत किया जाता है वो इसकी निष्पक्ष जांच करती है। मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी अनिवार्यता है। सियासत में हर घटना का एक मतलब होता है। क्या सुल्तानपुर एनकाउंटर पर सामने आ रहे बयानों का भी कोई मतलब है? माना जाता है कि यूपी में इंडिया गठबंधन को मिले मुस्लिम और दलित मतदाताओं के समर्थन में कांग्रेस की बड़ी भूमिका रही है। CSDS लोक नीति के पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक यूपी में 92% मुस्लिम मतदाताओं ने इंडिया गठबंधन को वोट दिया। इसी तरह गैर जाटव दलित मतदाताओं का 56% वोट इंडिया गठबंधन को मिला। इस बीच राहुल गांधी मंडल जाति जनगणना के सवाल पर भी काफी मुखर है। तो क्या यही वजह है कि यूपी में समाजवादी पार्टी सतर्क हो रही है? उसे ये लगने लगा है कि मुस्लिम और यादव का जनाधार कमजोर न पड़ जाए और इसी वजह से अखिलेश बीजेपी पर हमलावर होकर अपने वोट बैंक को एकजुट रखने में लग गए हैं। इससे ज्यादा खोखला, बेबुनियाद, अनर्गल आरोप मैंने कभी सुना भी नहीं, न मुझे उम्मीद थी कि परिपक्व लोग इस तरीके के भी अनर्गल आरोप लगा सकते हैं। ये बिल्कुल बेबुनियाद है। इससे 2-3 दुष्परिणाम होंगे। पुलिस का मनोबल गिरेगा और आरोप सिर्फ यही नहीं है। स्पेशल टास्क फोर्स को उपनाम दिया कि स्पेशल ठाकुर फोर्स या स्पेशल ठोको फोर्स, ये हो सकता है। मैं तो यहां तक कहूंगा अपराधियों से अगर इतनी हमदर्दी है तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो इतनी एनकाउंटर्स की आलोचना कर रहे हैं वो भी लाभान्वित होते थे इन अपराधियों की जो कि मारे गए हैं पुलिस मुठभेड़ में। क्योंकि इतनी ज्यादा दर्द, क्योंकि इसके 2 ही निहितार्थ हैं। एक, राजनीतिक लाभ, क्योंकि जातीयता का जहर घोल करके जिस तरीके से ये एक पुलिस फोर्स को के पवित्र नाम को बदनाम कर रहे हैं और अपराधियों का साथ दे रहे हैं। अरे जो 17 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे उनके बारे में भी एक बार कह लेते। ये किस जात की तो मैं बात कभी सोच भी सकता हूँ, करना तो बड़ी दूर की चीज है, लेकिन उनके बारे में श्रद्धांजलि के 2 शब्द भी कह सकते थे। नहीं कहेंगे आप, क्योंकि उसमें राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि आपकी नहीं होगी। आप केवल जो अपराधी मारे जाते हैं उनकी जात का ताबीज बना करके आप राजनीतिक लाभ उठा रहे हैं, जो कि अत्यंत आपत्तिजनक, निंदनीय है। यानी एनकाउंटर से जो सवाल निकल रहे हैं वो दूर तक पहुंच रहे हैं।
ऐसे में जवाब सही मिले ये जरूरी है। हमने आपसे कहा था यूपी से महाराष्ट्र तक 4 एनकाउंटर सुर्खियों में बने हुए हैं। अकेले यूपी में 20 दिनों के अंदर 3 एनकाउंटर हुए हैं। तीनों की बात हो गई, अब चौथे एनकाउंटर की बात करते हैं जो महाराष्ट्र में हुआ है। ठाणे के बदलापुर में स्कूल की बच्चियों के साथ घिनौनी हरकत करने वाले अक्षय शिंदे की भी पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई और यह मौत अब सवालों के घेरे में है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि पुलिस ने बचाव में कार्रवाई को अंजाम दिया, जबकि आरोपी का परिवार कह रहा है यह एनकाउंटर नहीं, हत्या है। किसी की मौत पर ऐसी नौबत न आए, लेकिन बदलापुर के आरोपी अक्षय शिंदे की पुलिस मुठभेड़ में मौत पर पटाखे छूटे, मिठाई बटी, कहीं ढोल भी बजे। इससे दूर एक मां आरोप लगाती दिखी कि पुलिस ने उसके बेटे को मार डाला। अक्षय बोला मेरे को कभी छुड़ाएगा करके बोला। मैं बोला बाबा 1 महीने के बाद छुड़ाएगा। मैं उसको बोला कैसा है तू, उसने बोला अच्छा है। मैं बोला खाना भी नहीं मिलता है, तो वो बोला मिलता है करके। उसका हाथ में पेपर था इतना बड़ा, उसमें क्या क्या लिखा था मेरे को बोल रहा है लड़का कि पढ़ के देख। मैं बोला मेरे को पढ़ने को नहीं आता, पढ़ने को नहीं आता बोला। उसने हंसा, मेरे को ऐसा भी दिया, उसने मेरे को पप्पी भी दिया मेरा बच्चे ने, और 1 घंटे में उसको मार दिया तुम लोग। इतना अच्छे से बोला, बच्चे ने हंसा और 1 घंटे में उसने फायरिंग किया करके तुम लोग डायरेक्ट गोली डाल के उसको मार दिया, और ऊपर से बोलेगा कि उसने फायरिंग किया करके। वो बच्चा फटाकड़ी चलाने को नहीं आता, गाड़ी नहीं चलाने को आता, इतना बड़ा बंदूक लेगा। कुछ भी बच्चे पे आरोप डालते तुम लोग, तुम्हारा नाम बड़ा करने के लिए। कुछ जीने का नहीं है, हम लोग को मरने का है। ठाणे शिवसेना शिंदे गुट के सांसद नरेश मस्के ने जुपिटर अस्पताल में जाकर एनकाउंटर में जख्मी एपीआई नीलेश मोरे और आरोपी अक्षय शिंदे को गोली मारने वाले पीआई संजय शिंदे से मुलाकात की और उनकी हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उधर पुलिस ने मृत आरोपी अक्षय शिंदे के खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया है और अक्षय की मौत पर एक एडीआर दर्ज की है। फॉरेंसिक टीम ने सुबह पहले पुलिस वैन से बंदूक से चली गोलियों और खून के नमूने बरामद किए और फिर मुंब्रा बाईपास के पास जाकर मौके का मुआयना किया। ये सब तपासाधीन है और इसके बारे में मैं अभी आपको ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाऊंगा। ये इतनी जो फॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दी है, इसके अलावा मैं आपको ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकता। मृत आरोपी अक्षय शिंदे के खिलाफ दर्ज एफआईआर में पीआई संजय शिंदे ने बताया है कि पुलिस वैन में ड्राइवर छोड़कर कुल 4 पुलिस वाले और आरोपी अक्षय शिंदे बैठे थे। उसने पुलिस वाले की बंदूक छीनकर गोली चलाने की कोशिश की, तब पुलिस वालों ने जवाबी कार्रवाई की। वो पुलिस वैन तो फिलहाल कब्जे में ले ली गई है, उसकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है, लेकिन अंदर एनकाउंटर कैसे हुआ था और पुलिस वैन किस तरह की रही होगी ये बताने के लिए हम आप दिखा रहे हैं। ये एक पुलिस वैन है, ऐसी ही बड़ी पुलिस वैन होती है जिसके अंदर कि आरोपियों को जेल से लाया और ले जाया जाता है। तो हम इसमें से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कौन कहाँ बैठा था और कैसे जो है कि पूरी वारदात अंजाम हुई है, एनकाउंटर हुआ है। जो पीआई संजय शिंदे हैं जो इस पूरे मामले में थे, जिनकी गोली से अक्षय शिंदे की मौत हुई है, उनका जो एफआईआर में बयान है उसके तहत जो जानकारी मिली है कि देखिए ये पुलिस की वैन है, मोबाइल वैन, जिसमें से आरोपियों को लाया ले जाया जाता है जेल तक। बयान के मुताबिक जो संजय शिंदे थे पीआई, वो यहाँ पर बैठे हुए थे इस तरफ, इधर यहाँ पर पुलिस का ड्राइवर था और यहाँ पर 3 पुलिस वाले थे। एक खुद नीलेश मोरे एपीआई जो कि जख्मी हुए हैं, साथ में 2 पुलिस कांस्टेबल थे और 2 पुलिस कांस्टेबल के बीच में बताया जाता है कि उस आरोपी को बिठाया गया था अक्षय शिंदे को। जब 5:15 बजे के बाद तलोजा जेल से पुलिस वैन निकली, मुंब्रा बाईपास के पास पहुंची तकरीबन 6:15 बजे के आसपास, तब बताया जाता है कि नीलेश मोरे ने आवाज़ दी, क्योंकि कुछ अक्षय शिंदे कुछ बड़बड़ कर रहा था, तो नीलेश मोरे ने आवाज़ दी संजय शिंदे को, उनको सुनाई नहीं पड़ा उनका कहना है। तब उन्होंने फ़ोन किया संजय शिंदे को और ये बताया कि अक्षय शिंदे जो है वो बहुत चिल्ला रहा है और गड़बड़ कर रहा है यहाँ पर। तब जो संजय शिंदे के बयान के मुताबिक वो फिर वैन में पीछे की तरफ आ गए और पीछे की तरफ आके वो भी साथ में बैठ गए सामने, और उसको जब समझाने की कोशिश करने लगे तभी बताया जाता है कि अक्षय शिंदे बहुत ही उग्र हो गया और उसने जो नीलेश मोरे थे उनकी रिवॉल्वर खींच ली और रिवॉल्वर खींचने के दौरान जो झटपट हुई है, खींचातानी हुई है, उसमें रिवॉल्वर अनलॉक हो गई और लोड भी हो गई और एक गोली जो है वो पैर में लग गई और उसने फिर और हवा में फायर करते हुए कहा कि मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगा।
ये बयान आया है और उसके बाद संजय शिंदे का दावा है कि उन्होंने गोली चलाई, उस गोली से अपनी जो आत्मरक्षा में जो आरोपी है अक्षय शिंदे उसकी मौत हो गई। पीआई संजय शिंदे पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा के साथ भी काम कर चुके हैं और उन पर बहुत पहले एक आरोपी को भगाने का आरोप भी लग चुका था। ऐसे में विपक्ष सरकार और पुलिस से इस एनकाउंटर से जुड़े कई सवालों के जवाब भी मांग रहा है। मसलन आरोपी अक्षय शिंदे को हथकड़ी पहनाई गई थी या नहीं, अगर पहनाई गई थी तो कैसे उसने पुलिस की बंदूक छीन गोली चलाई, पुलिस की बंदूक लॉक रहती है तो अक्षय जैसा नौसिखिया कैसे उसे अनलॉक कर सकता है। पीआई संजय शिंदे ने गोली उसके सिर के ऊपर ही क्यों मारी, पैर में क्यों नहीं मारी? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब फिलहाल थाने पुलिस के पास नहीं है। थाने से कैमरामैन संदेश बैकर के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।